माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, पहले तो यही बता दें कि ये कितनी बड़ी खबर है, कितनी खुशाइन खबर है ये पाकिस्तान के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद मोहम्मद सुहेल अगेन। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और देखें, अच्छी बुरी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे वो कुछ अरसे से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वेयर वी स्टैंड, वेयर दे स्टैंड। कुछ स्पेशली अगर कंपैरिजन करें, रीजनली हम कर लें, तो हमें ये नज़र आ रहा था कि कुछ और मुल्क हैं जिनके साथ ज़्यादा बेहतर है और हमारे साथ हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तज्जियाकार हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, व्हाट शुड दिस मीन फॉर अस? बताइएगा ये जो मुआहिदा हुआ है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने खुद किया है, हमारे वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू भी हमने सुनाई है, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स के लिए तो पाकिस्तान के लिए धड़ाधड़ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। मैंने ऐसा दौर नहीं देखा कि मुल्की हालात, माशी हालात भी बेहतर हो रहे हों और फॉरेन पॉलिसी पे बिलखुसूस इतनी अच्छी खबरें आ रही हों। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दो रोज़ में डिटेल्स आ जाएंगी जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रेड का मुआहिदा हुआ है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो रीजन कंट्रीज़ में इंडिया में 25% की बातें हैं प्लस पेनल्टी लगाई है और दूसरी जगहों पे भी 20 से 30% की बातें हैं। बज़ाहिर लग रहा है, हमारे पास डिटेल नहीं है, कि पाकिस्तान के लिए शायद कोई फेवरेबल डील हो। वज़ीर ख़जाना साहब कह चुके हैं कि हम कुछ इंपोर्ट जो दूसरे ममालिक से कर रहे थे वो अमेरिका से करेंगे, तो हो सकता है अमेरिका उसको कंपनसेट करने के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे कम टैरिफ लगाए, जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा है और सेंटिमेंट्स के लिए भी अच्छा है। अच्छा मोहम्मद सुहेल साहब, व्हाई? अब ऑब्वियसली थोड़ा सा हम लोग एज ए नेशन बाय नेचर भी सस्पिशियस हैं। व्हाई आर वी गेटिंग दिस डील फ्रॉम अमेरिका? मतलब ये फेवरेबल डील आपने इसको कहा है, ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत अच्छी है, इसमें व्हाट इज इन इट फॉर द यूएस? व्हाट हैज लेड टू दिस? कॉमन सेंस के या तजुर्बे के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। अरे देखें, बिजनेस में भी क्या होता है कि जो दो बड़े कंपेटिटर होते हैं ना, वो बज़ाहिर दोस्त होते हैं मगर एक्चुअली वो दुश्मन होते हैं। तो यहाँ भी जो इंडिया है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है ब्रिक्स में और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उसमें उसका बड़ा से है। तो अमेरिका बज़ाहिर यही चाहता है कि जो सारे उसके कंपेटिटर्स हैं उसको कमज़ोर किया जाए। तो वो कमज़ोर करने के लिए छोटों से वो शायद दोस्ती करना चाह रहा है, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन पाकिस्तान में 15-20 साल से, बल्कि ज़्यादा साल से कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई और यहाँ बहुत एक्सप्लोरेशन की और मिनरल की और माइनिंग की और एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 1 डज़न से ज़्यादा ऑफशोर एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में हुई हैं, मगर समहाउ कोई तेल या गैस की एक्सप्लोर नहीं हुआ। तो शायद अमेरिकन की जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उन्होंने ये तज्जिया किया हो कि पाकिस्तान के जो आसपास जो पानी है उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन के बहुत मौके हैं, तो क्यों ना एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती वहाँ से एक अच्छी डील मिल जाए, तो पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करके ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट की जाए। और यही मेरे ख्याल में हिंट है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट आई है रात को, उसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम तेल के ज़ख़ीरे को दरियाफ्त करेंगे और इतना ज़ख़ीरा होगा कि शायद हम भारत को एक्सपोर्ट भी करें। जी, दिस कैन बी ए गेम चेंजर सर्टनली फॉर अस। मतलब हमारे जैसे कहते हैं ना, मुल्कों की तकदीर बदलने वाले काम हो जाएं अगर वाकई तेल निकल आया और उसके बाद हम उस सतह तक पहुंच जाएं। बाकी जो मामलात हैं, दीगर चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं टू अमेरिका, अब ये हमारे कोर्ट में है गेंद। हमें यहाँ क्या करना है? हमें भी तो अपनी आस्तीनें चढ़ानी है कि हम रिवायती तौर पर उन्हीं चीज़ों में लगे रहें, बिकॉज यू नो if this golden opportunity has come to us, but if we are not able to avail it हाँ, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना हमारा। इसके लिए देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो फॉर्मूला बहुत आसान है। हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, जमहूरियत नहीं थी, 6-7 साल वो रहे। आप नंबर्स देख लें इकोनॉमी के, कहाँ से कहाँ चले गए थे। एक्सपोर्ट्स कई गुना बढ़ गई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुझे याद है 2007 में $8 बिलियन थी, जो आज घट के $2 बिलियन हो गई। तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए और हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि हमेशा ये टेक्सटाइल और जो दूसरी लॉबीज होती हैं वो सब्सिडीज की और टैक्स छूट की बातें करती हैं। मुझे लगता है कि इस किस्म की कोई भी सब्सिडी, टैक्स छूट नहीं देनी चाहिए जिससे फिर हमारा बजट खसारा बढ़े, फिर हम बूम बस्ट साइकिल में आ जाएं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से ये साल 1.5 साल में
हमारा सेटअप चल रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहे 3-4 साल तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ में भी तेजी। सर हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ और भी बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एनर्जी हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। सो बहुत सारे फैक्टर हैं मौजूद जिसको हमें देखना होगा टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। बिजली महंगी पाकिस्तान में इसलिए है कि बिजली की खपत नहीं है, और बिजली की खपत इसलिए नहीं है कि इकोनॉमी नहीं चल रही। इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही है कि हर साल 1.5 साल बाद हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, हर 3 साल बाद वजीर आजम चेंज होता था। तो जो ना बिजली की कॉस्ट आपकी अगर जीडीपी 3-4-5% बढ़ती रहे, एक्सपोर्ट 10-15% बढ़ते रहे, तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कैपेसिटी चार्जेस में बहुत बड़ी इम्पैक्ट आ रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि हम अगर शोबों की बात कर लें, एंड वी नीड टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, आईटी की बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, एनीथिंग एल्स दैट यू कुड ऐड टू द लिस्ट जो कि ज़्यादा लुक्रेटिव हो, बेनिफिशियल हो हमारे लिए? जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ग्रो नहीं हुआ। एक तो आपने दो का इशारा दे दिया, तो माइनिंग है, माइनिंग बहुत ही कम हुई है। आप देखें अब रिकोडिक का मसला हल हुआ है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 2-3 साल के बाद $2-3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो। इसी तरह कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बलूचिस्तान में माइनिंग शुरू की है। तो एक तो ये एरिया है, और जिस तरह अभी आपने बताया कि अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन अमेरिकन कंपनी करती है तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। आपको याद होगा आज से 60-70 साल पहले सुई में दरियाफ्त हुई थी गैस की, और पाकिस्तान की तकदीर बदली थी। तो एक तो माइनिंग है, दूसरा एग्रीकल्चर है जिसमें अभी तक हमने चीज़ों को फॉर्मलाइज नहीं किया, और तीसरा आईटी है जिसमें क्रिप्टो इज वन पार्ट, बट ओवरऑल आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से मतलब कोई 20% सालाना बढ़ रही है पिछले 7-8 साल से। और अभी पाकिस्तान की जो ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट है जिसपे हम और आप तवज्जो नहीं देते, वो $8 बिलियन से क्रॉस कर गई हैं। और आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि कल जो है पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के पाकिस्तान ऑपरेशन खरीदे हैं। तो ये एक एरिया है आईटी का जिसमें काफी पोटेंशियल है। इसके अलावा बहुत ज्यादा नॉन टेक्सटाइल और वो चीजें हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जिसमें ज्वेलरी है, मीट एक्सपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी अभी $500 बिलियन के मार्क पे पहुंची हैं, और उसमें पोटेंशियल है कि अगर कंटिन्यूटी रही तो ये 3-4 साल में $500 बिलियन से $1 बिलियन हो जाए। ज़ाहिर है हमारी स्पोर्ट्स गुड्स भी हैं, खेलों का सामान है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द लिस्ट इज लॉन्ग। अच्छा सोहेल साहब, हम मार्केट की बात कर लें जरा। 140 के इर्द गिर्द ही जरा ये चल रही थी मार्केट में और बेहतरी आप देख रहे हैं। फिर जो इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है, हाँ हालांकि बिजनेस कम्युनिटी का तकाजा था कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जाए, लेकिन वो 11 पे ये बरकरार रखा गया है। सो क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं आप स्टॉक मार्केट की आने वाले चंद दिनों में? देखिए मार्केट में तो पिछले जो 2-2.5 साल में जितनी तेजी आई है, मेरे ख्याल में ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम है। जेन जी के लिए तो ये पहली दफा है, हम जैसे लोगों के लिए जो 80s वाले हैं उनके लिए तो ये शायद दूसरी दफा है। एक मुशर्रफ साहब के जमाने में थी। तो स्टॉक मार्केट ने तो बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। गोइंग फॉरवर्ड हालात अच्छे लग रहे हैं स्टॉक मार्केट के, मगर ऑब्वियसली इतने एबनॉर्मल रिटर्न्स नहीं होंगे, नॉर्मल रिटर्न्स होंगे, और मार्केट का ट्रेंड और आउटलुक बेहतर ही लग रहा है। और ये जो अमेरिकन कंपनी की अगर इन्वेस्टमेंट वाकई आ जाती है, और एग्जैक्टली कौन सी कंपनी किस कंपनी के साथ कहाँ पे एक्सप्लोरेशन करती है, तो वो एक सेंटिमेंट भी बूस्ट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के लिए इस तरह अच्छे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉन्ड जो बाहर ट्रेड होते हैं, जिसको हम यूरो बॉन्ड कहते हैं, उसकी यील्ड 7-8% हो गई है। अब ये जो एक पाकिस्तान में जो नॉर्मल हालात हुआ करते थे 2017 तक, ये उस लेवल पे पहुंच गई है। जो भी ये शो करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो पाकिस्तान का बॉन्ड खरीद रहा है, उसको भी पाकिस्तान की डेट रिपेमेंट पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये हमने देखा है खास तौर से इसलिए हुआ है कि 2 रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। अच्छा, हमारे हक में ये बेहतर हो और जो बेनिफिट्स हों वो सस्टेनेबल हों, ये बहुत बड़ी बात है। ये ज़रूर बताइएगा कि थोड़ा सा कंपैरिजन हम इंडिया के साथ ज़रूर करना चाहते हैं। 25% टैरिफ आयत हो जाना and penalties, how can it if at all dent them a little bit, ये हम समझना चाहेंगे। And also divert whatever is going on there, जो उनकी चीज़ें लग रही हैं या प्लांट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारी यहाँ क्या डाइवर्ट हो सकेगी इसके नतीजे में? अब
देखिए मैंने कहा ना, पाकिस्तान का हमें पता नहीं है कितना है, और इंडिया के मीडिया में भी खबरें ये हैं कि 25% शायद फाइनलाइज होने वाला है, हुआ नहीं है। तो अगर अज्यूम हम कर लें कि पाकिस्तान पे 20 है, भारत पे 25 है प्लस पेनल्टी है, तो आपको 5% तो मिनिमम एडवांटेज हो गया। मगर 5% का एडवांटेज ऐसा नहीं है कि इंडिया की एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान की डबल ट्रिपल हो जाएंगी। कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज जरूर होगा, और कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी जो पहले नहीं बना रही थी, जो पहले भारत बना रहा था, वो जरूर होगा। मगर मेरा ख्याल यही है कि जो अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है पाकिस्तान में, तो टैरिफ के बावजूद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल में जो बीपीओ सर्विस है, जिसको हम आउटसोर्सिंग सर्विस कहते हैं, या वो चीजें जो इंडिया में बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी 10 साल पहले, वो काम पाकिस्तान बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी से ज्यादा बेनिफिट होंगे। यूएस टैरिफ से अगर हुआ तो थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स को खास तौर पे, और जो दूसरी प्रोडक्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए 2 साल बहुत अच्छे होंगे। सर आउटलुक जाहिर है बहुत बेहतर है, पैदर पे अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी अभी भी टफ है। वहाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं ना हम, ये कब तक आएगा? मतलब क्या जब मज़ीद जॉब्स क्रिएट होंगी, मज़ीद इंडस्ट्री लगेगी, मज़ीद कारोबार होगा, उस वक्त का इंतज़ार करना होगा, या महंगाई में कुछ कमी होगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? इस अच्छी खबर के बावजूद आम आदमी से पूछा जाए तो उसको कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही। वो इस वक्त अभी भी इतना इनकरेज नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे 2019 से जो 22 का दौर है ना, वो तारीख का वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड है, जिसकी वजह से जो हम एज अ मुल्क बहुत पीछे रह गए, और जो अवाम है ख़ास तौर से लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा इरोड हो गई। तो देखें, इसका पैमाना ये है कि अगर मुल्क जो है कंटिन्यूसली 5-6% तक 2-3 साल तरक्की करे, महंगाई 2-3 साल कम रहे, तो जाके हमें पॉवर्टी लेवल में और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में फर्क नजर आएगा। तो अब ये कब होगा? जिस तरह मैंने पहले कहा कि कंटिन्यूटी की जरूरत है। अगर ये कंटिन्यूटी रहती है तो मुझे लग रहा है कि ये साल तो चल रहा है 2025-26, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्फ्लेशन तो पिछले साल भी कम थी, इस साल भी कम होगी, मगर जीडीपी ग्रोथ शायद ज्यादा ना हो, 4%, 3.5% हो। तो अगला जो साल होगा, मतलब अगले 12 महीने के बाद जो साल शुरू होगा, मुझे लग रहा है कि उस साल में हम शायद 5% के करीब जीडीपी ग्रोथ करें, और अगले साल से फिर एक आम आदमी को उसकी जिंदगी में, उसके परचेजिंग पावर में कुछ बेहतरी नजर आए। गॉट इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस मोहम्मद सुहेल, माशी तज्जियाकार। बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन और व्हाट दिस कुड मीन फॉर अस, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज द की एंड वी नीड टू बी ऑन दिस ट्रैक।